तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो पोर्शन हम आपका कर चुके हैं, किसके बारे में, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के बारे में। तो प्लीज यहाँ पे अच्छे तरीके से हेडिंग बना लीजिए। हम किसकी बात कर रहे हैं, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग की बात कर रहे हैं। ब्रीदिंग में कौन कौन से दो प्रोसेस चले आते हैं। पहला प्रोसेस होता है इंस्पायरेशन और सेकंड प्रोसेस होता है एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन को ही इनहेलेशन कहते हैं और एक्सपायरेशन को ही एक्सहेलेशन कहते हैं। जो इंस्पायरेशन है या फिर जो इनहेलेशन है वो आपका कैसा प्रोसेस है, इट इज अ एक्टिव प्रोसेस। एक्टिव प्रोसेस का मीनिंग क्या है, यहां पर एटीपी यूज की जाती है, मतलब एनर्जी यूज होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड प्रोसेस है। लेकिन एक्सपायरेशन में एनर्जी का यूज नहीं होता है, इसलिए हम कहते हैं इट इज अ पैसिव प्रोसेस, मतलब विदाउट एनर्जी, मतलब बिना एनर्जी के ये प्रोसेस काम करता है। अब बात करते हैं कि जैसे भी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि अगर हमें इनहेल करना है या फिर एक्सहेल करना है, उसके लिए टू मसल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, तो इनको अभी पहले मैं यहाँ पे साइड में लिख लेती हूँ। कौन कौन सी टू मसल्स हैं। पहली मसल है डायफ्राम की मसल एंड सेकंड मसल है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। और ये मसल कहां प्रेजेंट होती है, ये मसल प्रेजेंट होती है बिटवीन द रिब्स, दो रिब्स के बीच में प्रेजेंट होती है। सबसे पहले बात करेंगे हम इस किसकी बात करेंगे, इस इंस्पायरेशन के बारे में कि ये क्या होता है। ठीक है, तो अब समझते हैं कि इंस्पायरेशन कब होगा। पहली कंडीशन, सबसे पहले मैं यहाँ पे कंडीशन लिखूंगी, प्लीज आप यहाँ पे कंडीशन नोट कर लीजिए। कंडीशन क्या है, क्या होनी चाहिए, जो लंग्स के अंदर का प्रेशर है वो कम होना चाहिए एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में। तो कंडीशन क्या है यहाँ पे, अब लंग्स के अंदर के प्रेशर को बोलते क्या है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। तो पहली कंडीशन है इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। किसके कंपैरिजन में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपैरिजन में। या आप ये कह सकते हो कि एटमॉस्फेयर में प्रेशर ज्यादा होना चाहिए लंग्स के कंपैरिजन में। बट किसके लिए प्रेशर, एयर के लिए, ऑक्सीजन के लिए, तभी क्या होगा, इंस्पायरेशन पॉसिबल है। अब बात करते हैं कि हम अंदर प्रेशर कैसे डिक्रीज करेंगे। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर को डिक्रीज करना है, इसको इंक्रीज करना है। तो हमने क्या कहा था कि प्रेशर कैसे इंक्रीज होता है, जब हम वॉल्यूम क्या करेंगे, वॉल्यूम बढ़ा देंगे। तो वॉल्यूम इंक्रीज कैसे होगा, सबसे पहला, अब मैं यहाँ पे मैकेनिज्म की बात कर रही हूँ। जो हमारे पास डायाफ्राम है, डोम शेप का डायाफ्राम होता है, ये मेरे पास लंग्स है, ये नीचे यहाँ पे इस तरीके से डोम शेप का डायाफ्राम होता है। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे क्या है, जो हमारा डायाफ्राम है, डायाफ्राम के अंदर क्या होती है,
कॉन्ट्रैक्शन होती है। सबसे पहला पॉइंट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। जब डायफ्राम की कॉन्ट्रैक्शन होती है, किस एक्सिस में होती है? ये आपका नीचे की तरफ आ जाता है, ऐसे हो जाता है, फ्लैट हो जाता है आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन। तो ऊपर वाली एंटीरियर एक्सिस है, नीचे वाली पोस्टीरियर एक्सिस है। तो ये आपका ऐसे की तरफ, ऐसे वॉल्यूम बढ़ गया ना इसका, तो हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन हुई डायफ्राम की, और क्या हुआ? थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम क्या हो गया? बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। क्योंकि हमारे लंग्स क्या है, इसके बाहर क्या है? थोरेसिक चैम्बर ही है ना जहां ये प्रेजेंट है, थोरेसिक चैम्बर में ही प्रेजेंट है। तो जब डायफ्राम नीचे हुआ तो थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम क्या हुआ? इंक्रीज हो गया। बट किस डायरेक्शन में इंक्रीज हुआ? ये ऊपर एंटीरियर और नीचे पोस्टीरियर एक्सिस की तरफ। तो हम कहते हैं थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस की तरफ। अब जब ये डायफ्राम की मसल्स कांटेक्ट कर जाती हैं तो इसको यहाँ पे एनर्जी चाहिए होती है कांटेक्ट करने के लिए। इसीलिए हम कहते हैं ये कैसा प्रोसेस होता है? एक्टिव प्रोसेस होता है। अब जब थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो थोरेसिक चैम्बर के अंदर कौन प्रेजेंट है? ये लंग्स प्रेजेंट है। तो लंग्स के अंदर का वॉल्यूम, उसको हम क्या बोलते हैं? मेरे वर्ड को प्लीज ध्यान से सुनना, मैं अभी वॉल्यूम की बात कर रही हूँ, प्रेशर की बात नहीं कर रही। थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम क्या हो गया? इंक्रीज हो गया, बढ़ गया। ब्रैकेट में लिख सकते हो जिसको समझ ना आ रहा हो, लंग्स, लंग्स के अंदर का वॉल्यूम बढ़ गया। जब वॉल्यूम बढ़ा, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, तो सेम टाइम पे प्रेशर क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। तो यहाँ पे लिखिए, जब प्रेशर, जब पल्मोनरी का वॉल्यूम बढ़ा तो यहाँ पे क्या हो गया? इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज हो गया। सॉरी, एक पॉइंट में यहाँ पे आपको बताना भूल गई, प्लीज आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। सबसे पहले डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसके बाद ये हमारे पास जो सेकंड मसल है ना, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ये भी आपकी क्या होती है? इनके अंदर भी कॉन्ट्रैक्शन होता है। इसलिए सॉरी, यहाँ पे सेकंड पॉइंट ये वाला था, ये मुझे आपको बाद में बताना था। ये चलो, वॉल्यूम तो बढ़ता ही है, लेकिन एक चीज यहाँ पे आपकी मिस होगी। सेकंड पॉइंट में क्या है कि यहाँ पर जो हमारे पास आपकी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। अगर देखो, अगर मैं लंग्स की बात करूं, यहाँ पे देखिए इस तरीके से होती है ना हमारी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, मतलब ये रिब्स होती हैं। रिब्स के बीच में अगर मैं यहाँ पे बनाऊं, ये वाली रिब्स के बीच में होती है कौन सी मसल्स? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। तो इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। तो प्लीज यहाँ पे सेकंड पॉइंट लिखिए, सबसे पहले कॉन्ट्रैक्शन होता है डायफ्राम का, उसके बाद क्या होता है? सेम ही पॉइंट, कॉन्ट्रैक्शन किसका होता है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ, यहाँ पे लिख लीजिए, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का। लेकिन अब सेकंड क्वेश्चन ये है कि किस डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ पे देखिए, आगे वाला हमारा ये वेंट्रल व्यू है और पीछे वाला डॉर्सल है, तो ये ऐसे बढ़ जाता है, ऐसे 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 की तरफ। तो हम कहते हैं कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल क्या होती है? आपकी कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। और कॉन्ट्रैक्शन जब होता है तब भी क्या होता है? सेम यही चीज, थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज होता है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन अलग है। जब डायफ्राम के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हुई थी
तो उस टाइम पे जब हमारे पास आपका वॉल्यूम इंक्रीज हुआ था तो किस एक्सिस की तरफ हुआ था? एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस की तरफ। यहाँ पे उल्टा होगा, यहाँ पे वेंट्रल और डोर्सल की तरफ इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे प्लीज इसके आगे लिख लीजिए, यहाँ पे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल की वजह से हमारे पास क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, लेकिन वॉल्यूम इंक्रीज किस एक्सिस की तरफ होगा? यहाँ पे लिख लीजिए वेंट्रल डोर्सल एक्सिस की तरफ। बाकी सारी चीजें सेम वही है जो मैंने आपको बता दी। वॉल्यूम बढ़ गया तो इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ गया, इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो उसकी वजह से क्या हुआ? प्रेशर डिक्रीज हो गया। तो यही तो हम चाहते थे कि इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज हो जाए। किसके कंपैरिजन में? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपैरिजन में। अब प्रेशर यहाँ पे कम हो गया है लंग्स के अंदर, तो क्या होगा? अब हमारे पास एटमॉस्फेयर में जो एयर है, कौन सी है? O2। अब वो क्या होगा? बाहर से अंदर की तरफ आ जाएगी, मतलब एटमॉस्फेयर से हमारे लंग्स के अंदर आ जाएगी। तो ये मैकेनिज्म है किसका? इंस्पायरेशन का। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा, जिसको भी डाउट था। अब एक बार प्लीज आप एक बार इसकी दोबारा थ्योरी देख लीजिए, अगर किसी को कोई भी अभी भी डाउट है। इंस्पायरेशन देखिए कब इनिशिएट होता है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। डायाफ्राम के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है जो इंक्रीज करता है वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम इंक्रीज करता है? थोरेसिक चैम्बर का। और उस चैम्बर में कौन प्रेजेंट होते हैं? लंग्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन डायाफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से वॉल्यूम किस डायरेक्शन में इंक्रीज होता है? एंटीरियर पोस्टीरियर की तरफ। उसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या है? सॉरी, कॉन्ट्रैक्शन होता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का, जो रिब्स को थोड़ा ऊपर की तरफ उठा देता है, लिफ्ट अप कर देता है, स्टर्नम को भी, कॉजिंग द इंक्रीज इन द वॉल्यूम। इसकी वजह से भी वॉल्यूम इंक्रीज होता है किसका? थोरेसिक चैम्बर का। लेकिन किस एक्सिस की तरफ? डोर्सोवेंट्रल एक्सिस की तरफ। अब ये दोनों ही क्या कर रहे हैं? थोरेसिक वॉल्यूम के, थोरेसिक कैविटी के वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहे हैं। तो थोरेसिक चैम्बर के अंदर ही लंग्स प्रेजेंट है, तो क्या होगा? पल्मोनरी वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा। जब पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है तो उसकी वजह से क्या होगा? अब उसके अंदर का प्रेशर, जिसको बोलते हैं इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, आपका डिक्रीज हो जाएगा। किसके कंपैरिजन में? लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो अब बाहर की एयर को फोर्स करेगा कहां की तरफ? आउटसाइड टू मूव इनटू द लंग्स। इसी को बोलते हैं इंस्पायरेशन। और ये कैसा प्रोसेस है? इट इज अ एक्टिव प्रोसेस। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ पर अब कोई भी डाउट है तो बस अब 5 मिनट लगा के आपको एक्सपायरेशन वाला भी करवाई देती हूँ। आई होप आपको इंस्पायरेशन समझ में आ गया। अब बात करते हैं आपके एक्सपायरेशन की, कि एक्सपायरेशन में क्या होता है। तो हमारे पास सेकेंड इवेंट कौन सा है? एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन। इसमें हमें क्या करना है? लंग्स के अंदर जो CO2 आई है, लंग्स के अंदर कौन है? CO2 है। उसको हमें एटमॉस्फेयर में क्या करना है? रिलीज करना है। मतलब इस CO2 को बाहर निकालना है एटमॉस्फेयर के अंदर। तो पहली बात यहाँ पर क्या होना चाहिए? जो लंग्स है, कंडीशन क्या है कि लंग्स के अंदर अब पहली चीज तो इंट्रा जो पल्मोनरी क्या है? प्रेशर है, वो क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। किसके कंपैरिजन में? एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में। और एक्सपायरेशन कैसा प्रोसेस है? इट इज अ पैसिव प्रोसेस। पैसिव प्रोसेस का मीनिंग क्या है? कि जहां पर एनर्जी यूज नहीं होती है, विदाउट एक्सपेंस ऑफ एनर्जी। यहां पे एनर्जी को आपको खर्च नहीं करना पड़ेगा।
अब अगर आपने वहां पे ध्यान से देखा हो, इंस्पायरेशन में कॉन्ट्रैक्शन हुआ था डायफ्राम की मसल्स का भी और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का भी। अब यहाँ पे एकदम उल्टा होगा। एक्सपायरेशन में देखिए क्या इवेंट आएगा, हमारे पास जो आपका डायाफ्राम है, इसकी जो मसल है वो क्या हो जाएगी, अब वो रिलैक्स हो जाएगी। जैसे ही वो रिलैक्स होगी, मतलब नॉर्मली देखिए ऐसा हो गया था ना, ये इस कंडीशन में होता है हमारा डायफ्राम नॉर्मल, इस आपका, सॉरी एक मिनट, ये लंग्स होते हैं इस तरीके से और यहाँ पे डायफ्राम है। तो नॉर्मली देखिए इसे डोम शेप का है, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ऐसा आपका फ्लैटेंड हो जाता है, डाउन हो जाता है नीचे की तरफ। अब दोबारा हमें इसको इसी पोजीशन पर करना है, इसी को बोलते हैं रिलैक्स, मतलब अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ गए। तो ये कब होगा, जब डायाफ्राम क्या होगा, डायाफ्राम की मसल्स क्या हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएगी। तो जब डायाफ्राम की मसल रिलैक्स होगी, और सेकंड है जो हमारे पास कौन सी मसल्स है, इंटरकोस्टल मसल है, वो भी क्या होगी, ये भी रिलैक्स होगी। तो जब दोनों के दोनों रिलैक्स हो जाएंगे ना, तो दोनों में रिलैक्स होने की वजह से क्या होगा, अब वहां पर हमारे पास जो कौन प्रेजेंट है, थोरेसिक चैम्बर, उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, उसका वॉल्यूम यहाँ पे कम हो जाएगा। और जैसे ही वॉल्यूम कम होगा, तो हमारे पास जो पल्मोनरी वॉल्यूम है वो भी क्या हो जाएगा, वो भी कम हो जाएगा। और जैसे ही पल्मोनरी वॉल्यूम कम होगा, पल्मोनरी के अंदर वॉल्यूम कम होने की वजह से अब जो पल्मोनरी का प्रेशर है, कौन सा पल्मोनरी प्रेशर, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और जैसे इंक्रीज होगा उसके बाद क्या होगा, हमारे पास ये लंग्स के अंदर जो CO2 थी वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगी। ये बड़ा प्रोसेस है। लेकिन जब मसल रिलैक्स होती है, यहाँ पर कोई एनर्जी नहीं लगती, इसलिए हम बोलते हैं इट इज अ पैसिव प्रोसेस। तो एक बार अब इसकी थ्योरी देखते हैं। यहाँ पे इतना सा ही था हमारे पास पार्ट। तो कई बार ऐसे भी पूछ लेते हैं कि जब हमारे पास आपका इंस्पायरेशन होता है, इनहेलेशन होता है मतलब, तो अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखो तो देखिए हमारा डायफ्राम आपका कर्व डाउन नीचे की तरफ चला गया है, और जब हमारे पास मसल रिलैक्स होती है तो ये आपका ऊपर की तरफ ऐसे चला जाता है। तो प्लीज आपको इसका भी ध्यान रखना है। अब देखिए एक्सपायरेशन में क्या हुआ है, रिलैक्सेशन हो गया है डायफ्राम का और इंटरकोस्टल मसल का। जो डायफ्राम को और स्टर्नम को, स्टर्नम होती है चेस्ट बोन, उसको अपनी नॉर्मल पोजीशन पर लेकर आ गया है, जिसकी वजह से थोरेसिक वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो पल्मोनरी वॉल्यूम भी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। किसके कंपैरिजन में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपैरिजन में। तो क्या होगा, एक्सपल्शन होगा एयर का लंग्स से कहां की तरफ, बाहर एटमॉस्फेयर की तरफ। तो हमारी एबिलिटी होती है कि हम इंक्रीज कर सकते हैं इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की स्ट्रेंथ को विद द हेल्प ऑफ एडिशनल मसल इन द एब्डोमेन। तो ये हमारे पास आपका पार्ट क्या हो गया है, फिनिश हो गया है। पहले भी काफी बार किया है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपको अभी तक अच्छे तरीके से क्लियर नहीं हुआ है। तो प्लीज आप इसको अच्छे तरीके से देखिए। ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये भी आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। आप अच्छी तरीके से यहाँ पे देख सकते हो कि देखो यहाँ पे एयर आपकी एंटर हो रही है अंदर, कहाँ पे, थोरेसिक कैविटी के अंदर। तो यहाँ पे देखिए वॉल्यूम जो है वो आपका बढ़ रहा है। बस आपको बॉयल्स लॉ याद में रखना है कि जो वॉल्यूम है वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। जहां पर वॉल्यूम बढ़ गया वहां पे प्रेशर डिक्रीज हो गया, और जहां वॉल्यूम घट गया वहां पे प्रेशर बढ़ गया। सिंपल सी बात। तो यहाँ पे देखिए जब वॉल्यूम बढ़ता है तो बाहर की तरफ रिप्स होती है, यहाँ पे स्टर्नम होती है, वो आपका फुल जाती है, ऊपर की बाहर की तरफ जाती है। इसे देखो एरो यहाँ पे ऐसे दिखाए गए हैं। और डायफ्राम नीचे की तरफ आ जाता है, इसलिए देखिए यहाँ पे एरो नीचे की तरफ है।
लेकिन जब एक्सपायरेशन होता है तो देखिए अब डायफ्राम ऊपर की तरफ जा रहा है, एरो ऊपर की तरफ देखिए, तो डायफ्राम रिलैक्स हो गया है एंड आर्म अपवर्ड, मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है, और ये रिब्स और स्टर्नम अंदर की तरफ आ रहे हैं, तो रिब्स एंड स्टर्नम रिटर्न टू द ओरिजिनल पोजीशन, जिसकी वजह से वॉल्यूम डिक्रीज हो गया है। तो देखिए जहां पर वॉल्यूम डिक्रीज है वहां पे प्रेशर क्या है, काफी ज्यादा है, तो एयर क्या होगा, लंग से बाहर की तरफ आ जाएगा। समझ आया आप लोगों को? अब इसमें कोई भी डाउट तो नहीं है किसी को, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, इंस्पायरेशन और आपका एक्सपायरेशन। अगर सबको क्लियर हो गया है तो फिर मैं अब आपको मुझे आगे का टॉपिक करवाना है, क्योंकि हमने काफी ज्यादा टाइम इसके ऊपर इन्वेस्ट पहले भी कर दिया है। तो मैंने आपको कहा था कि एनसीईआरटी के अंदर कुछ आपके इवेंट्स दिए गए हैं कि रेस्पिरेशन में कौन कौन से स्टेप होते हैं। सबसे पहला होता है ब्रीदिंग, जिसको बोलते हैं पल्मोनरी वेंटिलेशन, जिसमें एटमॉस्फेयर की एयर अंदर आती है और CO2 रिच एल्वोलाइक एयर बाहर जाती है। ये हम आपका कर चुके हैं। आज जो हम करने वाले हैं वो हम इन दो टॉपिक के बारे में बात करेंगे, इवन आपका थर्ड भी होगा तो देखते हैं। अब देखिए ये क्या बोल रहा है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस मतलब O2 और CO2 अक्रॉस द एल्वोलर मेम्ब्रेन। जब ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसके बाद कैसे उस गैस का ट्रांसपोर्ट होगा ब्लड के अंदर। आज हम आपके ये दो इवेंट के बारे में बात करेंगे, एयर अंदर चलेगी बाहर की और अंदर वाली बाहर आ गई, ये तो हमने कर लिया। लेकिन जो एयर आपकी एल्वोलाई के मेम्ब्रेन को क्रॉस करती है, अब वो ब्लड में जाती है, ब्लड में जाने के बाद कैसे कैसे उस एयर का हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है उसके बारे में आज हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, उससे पहले हमने आपके रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज को भी कर लिया था, तो प्लीज आप इसको भी पढ़ना, अगर यहाँ पर भी कोई डाउट होगा तो प्लीज आप मुझसे पूछ लेना फिर। तो आज बात करेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में, कि यहाँ पर जो हमारे लंग्स है वहां पर गैस का एक्सचेंज कौन करवाता है। तो ऐसे तो आपको अच्छी तरीके से पता है ही, गैस का एक्सचेंज कौन करवाता है, एल्वोलाई। एल्वोलाई ही क्या है, प्राइमरी साइट है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। इसको अच्छे तरीके से अपने कॉपी में लिख लीजिए *5 करके। लंग्स के अंदर एल्वोलाई ही एक ऐसा पार्ट है जो क्या करता है, एक्सचेंज करता है गैसेस का, इसीलिए इसको बोलते हैं प्राइमरी साइट। तो एल्वोलाई क्या है, प्राइमरी साइट, और इसी को हम बोलते हैं इट इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। क्या कहते हैं इसको, हम कहते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स, क्योंकि लंग्स के अंदर फंक्शन यही परफॉर्म करती है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको कुछ डायग्राम बताऊंगी, उसके बाद ही आगे मूव करेंगे। काफी सारे यहाँ पे डायग्राम है, वन बाय वन मैं इन डायग्राम को आपको दिखाऊंगी, तो प्लीज इसको ध्यान पूर्वक देखना, उसको समझने की कोशिश करना। सबसे पहले तो आप ये वाला डायग्राम देख लो, चलो चलो ये वाला ही देख लो आप पहले, ये आपको थोड़ा सा इजी लगेगा, आप इसको रिलेट कर पाओगे। जैसे आपको अच्छी तरीके से पता है कि जो हमारे लंग्स होते हैं कहाँ प्रेजेंट होते हैं, थोरेसिक कैविटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, सबको पता है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। और थोरेसिक कैविटी हमारे इसके पास ही प्रेजेंट होती है, और लंग्स लंग्स प्रेजेंट है, लंग्स के अंदर कौन प्रेजेंट होता है, एल्वोलाई, और वही एक्सचेंज करवाते हैं गैसेस का। अब एल्वोलाई ही क्यों करवाता है, बाकी क्यों नहीं करवाते एक्सचेंज गैसेस का, क्योंकि हमें पता है एल्वोलाई के पास क्या होती है, एल्वोलाई कंटेन ब्लड कैपिलरीज, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो पाता है, एक्सचेंज हो पाता है गैसेस का। तो प्लीज अब आप इसको ध्यान से यहाँ पे देखने की कोशिश कीजिए। आप इधर ही देख पा रहे हो कि ये जो ब्लू कलर की और यहाँ पे ये जो दिखाया गया है रेड कलर की,
ये हमारे पास ब्लड कैपिलरीज है। इन ब्लड कैपिलरीज में ही जो आपकी एल्वोलाई के साथ एसोसिएट होती है, यही क्या करते हैं, एल्वोलाई क्या करता है, इन ब्लड कैपिलरीज को O2 का ट्रांसपोर्ट करता है, और ब्लड कैपिलरी से ही CO2 क्या होती है, दोबारा एल्वोलाई के अंदर चली जाती है। तो जो आप इधर देख सकते हो, जो एयर आपकी इन ब्लड कैपिलरीज के अंदर आ गई है, अब वो एयर यहाँ पे किसके साथ मिलती है, ब्लड कैपिलरीज है, तो उसमें क्या होगा, ब्लड ही होगा। और वही ब्लड हमारे कहाँ जाता है, हमारे लंग्स के अंदर जाता है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, इन्होंने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको लंग्स दिखा दिया है। अगर आप इसको अच्छी तरीके से देखने की कोशिश करोगे, ये देखिए हमारे पास ये राइट लंग्स है और ये हमारा लेफ्ट लंग है। तो लेफ्ट लंग में भी देखिए क्या है, कुछ कैपिलरीज है। ये जो हमारे पास रेड वाली होती है, रेड वाली मोस्टली आर्टरीज होती है, और हमारे पास जो ब्लू वाली होती है, ब्लू वाली क्या होती है, वेन होती है। एक यहाँ पर एक्सेप्शन है, प्लीज आप उसको नोट कर लीजिए। आपको पता होगा कि हमारे बॉडी में जितने भी ब्लड वेसल होते हैं, ब्लड वेसल कौन होते हैं, जो ब्लड को कैरी करते हैं, उसमें से आपके दो मेन ब्लड वेसल्स आते हैं, एक आती है आर्टरीज और सेकंड आती है वेन। अब ये जो आर्टरी है और जो वेन है, हमारी बॉडी में जितनी भी आर्टरी है ना, जितनी भी सारी की सारी आर्टरी कैसा ब्लड कैरी करती है, ये कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, ये ऐसा ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या होती है, काफी ज्यादा हाई होती है। और जो वेन है वो ऐसा ब्लड वेसल होता है, ब्लड को कैरी करता है, लेकिन इसमें कैसा ब्लड होता है, यहाँ पे हमारे पास होता है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, ऐसा ब्लड जो CO2 से क्या होता है, रिच होता है। तो प्लीज आप इसको नोट कर लीजिए। लेकिन एक एक्सेप्शन है यहाँ पे, हमने क्या कहा, ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड ऑल वेन कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन एक्सेप्शन क्या है, हमारे पास ये देखिए, ये जो पल्मोनरी आर्टरी है ये आर्टरी, लेकिन ये आर्टरी कैसा ब्लड कैरी कर रही है, यहाँ पे देखिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो आप इस डायग्राम में जितना भी रेड वाला पोर्शन देख पा रहे हो ना, रेड वाला पार्ट हमें ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और ब्लू वाला पार्ट हमें ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो अगर आप यहाँ पे इस डायग्राम को देख पाओ, तो पल्मोनरी आर्टरी देखो है आर्टरी, लेकिन कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और ये आर्टरी किसके साथ एसोसिएट होती है, लंग्स के साथ, क्योंकि लंग्स के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, पल्मोनरी। तो प्लीज इसको अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए कि पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, बाकी हमारी बॉडी में जितनी भी आर्टरी है वो सारी ऑक्सीजनेटेड ही कैरी करती है। अब हमने बात की दूसरी वेन की, कि हमारी जो वेन है, सारी वेन कैसा ब्लड कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन यहां पर भी अगेन एक एक्सेप्शन है, ये देखिए, सॉरी कहां गया, ये पल्मोनरी वेन, इसको देखिए पल्मोनरी वेन को। तो हमारा ये देखिए जो पल्मोनरी वेन है तो वेन, लेकिन देखिए कैसा ब्लड है, रेड वाला। रेड वाला क्या इंडिकेट करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो हमारी बॉडी में जितनी भी वेन है, सारी वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही कैरी करती है, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और ये पल्मोनरी वेन है तो किसके साथ एसोसिएटेड है, सेम वही बात है, लंग्स के साथ। ठीक है, समझ में आपको कि नहीं आया? अब यहाँ पे अगर आपको ये वाला पोर्शन समझ में आ गया है, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक सिंपल सा डायग्राम बनाऊंगी, उसके बाद ही इस डायग्राम को मैं बताने की कोशिश करूंगी
क्योंकि मैं खुद बनाऊंगी तो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। प्लीज इसको नोट कर लीजिए कि पल्मोनरी आर्टरी हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है एंड पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ठीक है, अगर आपको ये वाला पोर्शन समझ में आ गया है तो मैं यहाँ पर भी मैं एक फ्लो चार्ट बनाऊंगी। प्लीज आप भी इसको मेरे साथ साथ में बनाना, काफी स्लो ही बनाऊंगी जिसकी वजह से आप इसको नोट कर पाओ। ठीक है, तो यहाँ पे एक मिनट, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या बताना है, यहाँ पे आप लिखिए लंग्स। लंग्स के साथ क्या एसोसिएटेड होते हैं, एल्वोलाई। एल्वोलाई क्या कंटेन करता है, ब्लड कैपिलरीज। तो कहने का मतलब ये है कि इतना वाला पोर्शन हमारा ये लंग्स का हो गया है। अब इसके साथ यहाँ पे नीचे यहाँ पे हार्ट बना लीजिए। अब वैसा हार्ट तो नहीं बना पाएंगे, लेकिन आई होप सबको पता होगा कि हमारा हार्ट कितना चैम्बर होता है, 4 चैम्बर हार्ट होता है। तो यहाँ पे जस्ट ओनली रफ डायग्राम के लिए मैं यहाँ पे ये 4 चैम्बर हार्ट बना रही हूँ। 4 चैम्बर हार्ट होता है ना, एक चैम्बर, दूसरा चैम्बर, तीसरा, चौथा, ये 4 चैम्बर है। अब हमारे पास ये जो 2 चैम्बर ऊपर होते हैं, 2 चैम्बर नीचे होते हैं। तो हमारे पास ये जो अपर वाले चैम्बर है ना, इनको हम बोलते हैं ऑरिकल, ये वाला। इस चैम्बर का नाम है ऑरिकल, ये भी ऑरिकल है। और जो नीचे के जो 2 चैम्बर होते हैं इनको हम बोलते हैं वेंट्रिकल, इसको भी बोलते हैं वेंट्रिकल। अब आपको इसमें ना राइट और लेफ्ट करना है। हमारे पास ये जो ये वाला ऑरिकल है, ये राइट ऑरिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट ऑरिकल है, और ये हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल है। अब प्लीज ये मत सोचना कि हमारा हाथ ये राइट है ये लेफ्ट होना चाहिए, हम इसको अपनी बॉडी की तरह ज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हो जाऊं तो मेरे पास यही वाला पोर्शन राइट आएगा और ये वाला लेफ्ट आएगा। तो आपको उस बेसिस पे ही डायग्राम बनाना है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपके लिए भी यहाँ पे इजी रहेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नीचे लिख लीजिए बॉडी। बॉडी में सारा पार्ट आ जाता है, क्योंकि आप सबको पता है कि हार्ट से बॉडी के हर एक पार्ट में क्या जाता है, हमारे पास ब्लड का फ्लो होता है। एक मिनट, ईशा ज्यादा ही हो गया है, एक मिनट। थोड़ा सा यहाँ पे इसके नीचे की तरफ लिख देती है बॉडी। अब देखिए हमारे पास ये जो ब्लड कैपिलरीज है, ब्लड कैपिलरीज हमने क्या कहा, आर्टरी भी है और यहाँ पे वेन्स भी है। तो हमारे पास जो एल्वोलाई के साथ ब्लड कैपिलरीज है, आर्टरी होगी या वेन हो गया। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप लिखिए पल्मोनरी वेन, और यहाँ पे लिखिए पल्मोनरी आर्टरी। अब एल्वोलाई ने क्या दिया, इस ब्लड कैपिलरी को ऑक्सीजन दी। अब जैसे ही एल्वोलाई ने ऑक्सीजन दिया ब्लड कैपिलरी को, तो यहाँ पे ये ब्लड वेसल थे ना, ब्लड वेसल के अंदर कौन प्रेजेंट है, यहाँ पे आरबीसी है, ये आरबीसी है। यहाँ पे अगर मैं बाहर बनाऊं, ये बहुत सारे आरबीसी है। जैसे ही इन आरबीसी को O2 मिला जो एल्वोलाई ने प्रोवाइड किया, तो ये सारा ब्लड अब कैसा हो गया, देखिए पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी यहाँ पे कैसा ब्लड लेकर आती है, अभी हमने बात की, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही है, मतलब उसमें CO2 बहुत ज्यादा है। जैसे ही यहाँ पे O2 आई,
उसने सारे ब्लड को क्या बना दिया, उसने बना दिया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कहां चला गया, पल्मोनरी वेन में। तो पल्मोनरी वेन कैसा ब्लड कैरी करती है, यहां पे लिख लीजिए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। अब ये ऑक्सीजनेटेड कैसे बना, क्योंकि एल्वोलाइन ने O2 दे दिया इसको। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाता है, हमारे सबसे पहले लेफ्ट ऑरिकल में आता है हार्ट के। अब हमारे पास ये जो ऑरिकल होते हैं ना, ऑरिकल, ये हमेशा ब्लड को रिसीव करने का काम करते हैं, इसीलिए उनको बोलते हैं एयर, मतलब ऑरिकल इज रिसीविंग चैम्बर। और ये जो वेंट्रिकल होते हैं, ये हमेशा ब्लड को पंप करते हैं, तो इसीलिए हम बोलते हैं वेंट्रिकल क्या है, वीआईपी है, मतलब वेंट्रिकल इज पंपिंग। तो लेफ्ट ऑरिकल के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है और वो ब्लड अब ऑरिकल रिसीव करता है, उसके बाद वो ब्लड कहां भेज देता है, इस वेंट्रिकल को। अब वेंट्रिकल क्या काम करता है, उस ब्लड को पंप करता है, पंप, और पंप करने के बाद उसको कहां भेज देता है, उसको भेजता है एक आर्टरी में, और उस आर्टरी का नाम है एओर्टा। आई होप आपको थोड़ा थोड़ा हार्ट का स्ट्रक्चर पता होगा। एओर्टा जो है हमारी बॉडी की लार्जेस्ट आर्टरी है। अब जब एओर्टा में जाता है तो एओर्टा क्या करता है, बॉडी के हर एक पार्ट को, हमारी बॉडी में जितने भी पार्ट है ना, ऊपर वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट, सारी की सारी बॉडी में एओर्टा क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का ट्रांसफर करता है। अब देखिए, जब बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया तो इसके बाद क्या होता है, अब बॉडी के अंदर क्या, बहुत सारे सेल है, टिश्यू है। जब उन टिश्यू के अंदर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचता है और साथ ही साथ में सेल हो गया, टिश्यू हो गया, वो क्या कर रहे हैं, अब प्लीज हमें थोड़ा सा कंसेप्ट लिंक है, उसको समझने की कोशिश करना। आप ये समझ लो, अभी चलो उसमें उसकी तरफ नहीं मैं जाऊंगी। जो हमारे सेल है ना, ये सेल क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। और आप सबको पता है कि जब भी रेस्पिरेशन होता है तो CO2 बाहर आती है, ऑक्सीजन को हम इनहेल करते हैं, CO2 बाहर भेजते हैं। तो जब ये सेल होते हैं ना, बॉडी की पूरी बॉडी में सेल तो है ही, सेल रेस्पिरेशन के टाइम पे क्या करते हैं, CO2 रिलीज करते हैं। तो जब यहाँ पे CO2 रिलीज किया तो बॉडी में कौन प्रेजेंट होती है, हमारे पास इधर वेन्स भी प्रेजेंट होती हैं, जिनको अभी हम वेना केवा भी बोल देते हैं। तो जब एओर्टा के थ्रू बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया तो बॉडी को ये जो CO2 प्रोड्यूस हो रहा है उसको बाहर भी तो निकालना है। तो इस टिश्यू ने वो CO2 किसको भेज दी, इस वेन को भेज दी। उस वेन का नाम है वेना केवा। आप लिख लो यहाँ पे वेना केवा। अब ये वेना केवा के पास, अब देखिए CO2 रिलीज होगी ब्लड के अंदर, वेन है, तो अब ये ब्लड कैसा बन गया है, अब ब्लड बन गया है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि अब CO2 की कंसेंट्रेशन वहां पे ज्यादा हो गई है। अब इस वेना केवा के अंदर जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया है, अब वो कहां पे जाता है, पूरी की पूरी बॉडी से कलेक्ट करता है, और अब वो जाता है राइट ऑरिकल के पास। कैसा ब्लड लेके, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर। अब ये जो राइट ऑरिकल है वो ब्लड को रिसीव करता है, रिसीव करने के बाद वो राइट वेंट्रिकल को भेजता है, वेंट्रिकल उसको पंप करता है, और पंप करने के बाद वो ब्लड कहां जाता है, वो ब्लड जाता है हमारा आपका पल्मोनरी आर्टरी के पास। और पल्मोनरी आर्टरी में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया वो दोबारा अब आपका ऑक्सीजनेटेड हो सकता है। आई होप आपको थोड़ा थोड़ा सा समझ में आया होगा। एक्चुअली बहुत खिचड़ी सी पक गई है, अभी अभी मैं आपको डायग्राम की हेल्प से समझाती हूँ, अगर आपको हल्का सा यहाँ पे आइडिया हो गया है तो। अब यहाँ पे देखिए प्लीज, अब आप इस डायग्राम को समझने की कोशिश कीजिए, मुझे लगता है कि अब आप इसको अच्छी तरीके से समझ पाओगे। ये देखिए, ये लंग्स है, थर्ड पॉइंट पे जो लिखा है, एक हमारे पास राइट लंग है और दूसरा हमारे पास लेफ्ट लंग है।
अब देखिए एक ही लंग को देख लेते हैं, एक लंग को समझ रहा है तो दूसरा भी खुद ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि दोनों में सेम ही चल रहा है। हमारे पास देखिए ये इस लंग्स के साथ क्या है, कैपिलरीज है, राइट लंग की कैपिलरीज है। ये रेड वाली देखिए इसका नाम पल्मोनरी वेन है और इसका नाम पल्मोनरी आर्टरी है। अब ये देखिए हमारे पास यहाँ पे आप सबको पता है ऑक्सीजन आती है एटमोस्फेयर से और वो इसको किसके पास भेज देती है, यहाँ पे एंटर कर रही है इस ब्लड कैपिलरीज में। ब्लड कैपिलरीज में O2 रिलीज हुआ और जब वो O2 रिलीज हुआ तो यहाँ पे वो इस ब्लड के साथ मिल गया। अब ब्लड देखिए कहाँ पे एंटर हो गया, पल्मोनरी वेन में। अब देखिए पल्मोनरी वेन देखिए कहाँ जा रहा है, एरो देखिए क्या नाम है इसका, ये फोर्थ क्या लिखा है, ये हमारे पास है लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम बोलो या फिर लेफ्ट ऑरिकल बोलो, एक ही बात है। अब ये एरो देखिए ये ब्लड कहाँ जा रहा है, ये ब्लड जा रहा है हमारे पास वेंट्रिकल में। कौन से वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। अब लेफ्ट वेंट्रिकल उस ब्लड को पंप करता है और देखिए अब किसको भेज रहा है, एओर्टा को। ये एओर्टा है हमारे पास, आई होप हाँ लिखा है देखो एओर्टा को। अब ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए, ये जो एओर्टा है यही बॉडी के अपर वाले पार्ट में भी जा रहा है और यही एओर्टा बॉडी के लोअर वाले पोर्शन पे भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जा रहा है। देखिए हेड एंड फोरलिम्ब में भी जा रहा है एंड नीचे हमारे पास एब्डोमिनल ऑर्गन्स है हमारे पास हाइंड लिम्स के अंदर भी जा रहा है। जब ये सारा ब्लड हमारे अपर एंड लोअर बॉडी में पहुंचा तो उसके बाद वहां पे क्या हो रहा है, कुछ वेस्ट चीजें भी तो रिलीज हो रही है ना। तो सारा वेस्ट अब कहाँ पे रिलीज हो गया, उधर वेन्स के अंदर रिलीज हो गया जिसको हम बोलते हैं वेना केवा। यहाँ पे देखिए ये वेना केवा है। अब जब वहां पर उस ब्लड के अंदर CO2 रिलीज हो गया है तो ब्लड कैसा बन गया है, डीऑक्सीजनेटेड। तो इसलिए यहाँ पे इसका कलर दिखा दिया आपका ब्लू कलर का। अब देखिए ये सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे जा रहा है, राइट एट्रियम मतलब राइट ऑरिकल के अंदर। ऑरिकल ने ब्लड को रिसीव किया, कहां भेजा, इस वेंट्रिकल के पास। वेंट्रिकल कौन सा वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, जो ब्लड को पंप करता है और पंप करने के बाद देखिए कहां भेज रहा है, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। कहां की हमारी पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी है। कहां लिखा है, हाँ सॉरी ये देखिए, ये देखिए पल्मोनरी आर्टरी। और पल्मोनरी आर्टरी देखिए दोबारा कहां पे आ रही है, इस लंग्स के पास आ रही है। अब पल्मोनरी आर्टरी कैसा ब्लड कैरी कर रही है, ये ब्लू वाला मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब जितना भी इसके अंदर CO2 होगा वो सारा CO2 ये इस लंग्स को दे देगी और इससे सारा क्या ले लेगी, ऑक्सीजन ले लेगी। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही बार बार क्या हो रहा है, ऑक्सीजनेटेड बन रहा है। आई होप आपको ये सारी बातें यहाँ पे समझ में आ गई होगी। ठीक है, आप यहाँ पे इस तरीके से भी लिख सकते हो, ये लंग्स है, लंग से एक जगह से क्या राइज हो रहा है, पल्मोनरी आर्टरी, एक जगह पल्मोनरी वेन। यहां पे ये हार्ट दिखा दो, 4 चैम्बर है, ये राइट ऑरिकल है, ये लेफ्ट ऑरिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। पल्मोनरी वेन से ब्लड राइट ऑरिकल में आता है, राइट ऑरिकल से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहां जाता है आपका, यहाँ पे बॉडी बना दो, पूरी बॉडी में जा रहा है, किसके थ्रू, एओर्टा के थ्रू। और कैसा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बॉडी क्या करती है, अब बॉडी वो सारा ब्लड राइट ऑरिकल को भेजती है, किसके थ्रू, पल्मोनरी सॉरी वेना केवा के थ्रू। वेना केवा मतलब वेन्स। राइट वेंट्रिकल सॉरी राइट ऑरिकल ब्लड को रिसीव करता है, राइट वेंट्रिकल को भेजता है और राइट वेंट्रिकल को सारा ब्लड किसको भेज देती है दोबारा, इस पल्मोनरी आर्टरी को। और ये ब्लड कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड। तो आई होप आपको ये डायग्राम समझ में आए होंगे, यही गैस ऑफ एक्सचेंज वाला आपका पार्ट है। अब जितनी भी चीजें हैं ना एनसीईआरटी के अंदर, अब ओनली हमें यहाँ पे प्रेशर के रिस्पेक्ट में समझना है।
हम इस टॉपिक में करने क्या वाले हैं वो बस यही बात है कि कौन कहां से कहां की तरफ मूव कर रहा है। लेकिन अब थोड़ा सा अब हम यहाँ पे एडवांस लेवल पर जाएंगे। अब हम यहाँ पे बात करेंगे आपके प्रेशर के रिस्पेक्ट में कि कहां पर कितना कितना प्रेशर है और कौन चीजें आपकी कैसे कैसे मूव कर रही है। उससे पहले आप इस डायग्राम को, ये वाला चलो आप एनसीईआरटी वाला ही देख लो, वो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए एनसीईआरटी में देखिए जो ये वाला डायग्राम बना हुआ है, ये वाला यहाँ पे जो ये मटका सा बनाया हुआ है, ये हमारे पास एक एल्वोलाई है, ओनली सिंगल एल्वोलाई। अब देखिए यहाँ पे एक इंस्पायर्ड एयर है जो क्या है O2 है, ऑक्सीजन को लेके आ रही है। तो यहाँ पे देखिए इस एल्वोलाई के अंदर जो O2 है, अब वो बात करता है कि आप हमें ये बताइए, हमने बात की थी अभी हमने जैसे यहाँ पे प्रेशर की बात कर रहे थे कि ये जो एल्वोलाई है उसके अंदर इस ऑक्सीजन का प्रेशर कितना है और इस एल्वोलाई के अंदर CO2 का प्रेशर कितना है। लेकिन अब आप यहाँ पे एक नया प्रेशर पढ़ने वाले हो, उस प्रेशर का नाम है पार्शियल प्रेशर। अब ये पार्शियल प्रेशर क्या होता है और इस पार्शियल प्रेशर को हम स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए अगर मैं बात करती हूँ कि आप मुझे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का बताइए तो उसको मैं PO2 लिखूंगी। अगर आप मुझे बता रहे हो कि आप मुझे पार्शियल प्रेशर CO2 का बताइए तो उसको मैं PCO2 लिखूंगी। सिंपल सी बात है, लेकिन ये है क्या, इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं हमने एक कंटेनर लिया, ये कंटेनर है मेरे पास और इस कंटेनर के अंदर क्या है, मिक्सचर है गैसेस का। मिक्सचर का मतलब क्या है, बहुत सारी गैसेस है, लाइक O2 भी है, CO2 भी है, हाइड्रोजन भी है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि 3 गैसेस हैं। अब देखिए यहाँ पर एक चैम्बर के अंदर मैंने बहुत सारी गैसेस को लिया हुआ है। अब ऑक्सीजन के देखिए अपने कुछ मॉलिक्यूल होंगे, CO2 के कुछ अपने, मतलब इसके कुछ अपने एटम होंगे, हाइड्रोजन के अपने एटम होंगे। जब मैं इन सारी गैसेस को एक चैम्बर के अंदर पैक कर दूंगी ना, तो यहाँ पे क्या होगा, हर एक गैस, हर एक इंडिविजुअल गैस क्या करेगी, एक प्रेशर जनरेट करेगी, यहाँ पे प्रेशर क्रिएट करेगी। क्या मैंने कहा, हमने कंटेनर लिया, उसमें मिक्सचर है गैसेस का, तो जितनी भी गैसेस वहां पर प्रेजेंट है लाइक O2, CO2, H2, तो इंडिविजुअल गैस क्या करेगी, एक प्रेशर को जनरेट करेगी और उसी प्रेशर को बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। अब बहुत सिंपल सी बात है, एग्जांपल मान लेते हैं, यही चैम्बर है, ऑक्सीजन के टोटल मोल यहाँ पे, मतलब टोटल कितने मॉलिक्यूल थे, मान लेते हैं ऑक्सीजन के यहाँ पे 20 मॉलिक्यूल थे, CO2 के यहाँ पे 5 मोल थे और हमारे पास हाइड्रोजन के थे 10 मोल। तो हमारे पास यहाँ पे जो गैस सबसे ज्यादा प्रेजेंट होगी वो ज्यादा ही प्रेशर जनरेट करेगी ना। अब O2 सबसे ज्यादा है तो वो यहाँ पे ज्यादा प्रेशर जनरेट करेगी और इसके कंपैरिजन में अब हाइड्रोजन ज्यादा, तो उसके बाद हाइड्रोजन ज्यादा प्रेशर जनरेट करेगी और CO2 सबसे कम है तो इसका प्रेशर सबसे कम होगा। तो जिस गैस के मॉलिक्यूल जितने ज्यादा प्रेजेंट होंगे वो वहां पर उतना ही ज्यादा क्या करेगी, पार्शियल प्रेशर उसका ज्यादा होगा और जो गैस जितनी कम प्रेजेंट उसका पार्शियल प्रेशर उतना ही कम। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पार्शियल प्रेशर समझ आया कि नहीं है? अगर नहीं है एक बार मैं इसकी आपको थ्योरी भी पढ़ाती हूँ, क्योंकि इसके बिना तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आएगा नहीं। जैसे यहाँ पे एक मिनट, कहाँ है पार्शियल प्रेशर वाला, ये वाला, ये लास्ट पैराग्राफ, इसको अच्छी तरीके से समझना क्या है। प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय इंडिविजुअल गैस, किसमें, इन मिक्सचर ऑफ गैसेस। आपने कंटेनर लिया, उसमें मिक्सचर है गैसेस का, लाइक H2, CO2, ऑक्सीजन। अब क्या हो रही है, इसमें सारी इंडिविजुअल गैस क्या कर रही है, जितनी भी गैसेस हैं ये क्या कर रही है, वहां पे कुछ ना कुछ प्रेशर कंट्रीब्यूट कर रही है, उसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर।
और हम इसको क्या लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं स्मॉल p से लिखते हैं। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, अगर हमें ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में बताना है तो हम बोलेंगे इट इज रिप्रेजेंटेड बाय PO2 फॉर ऑक्सीजन एंड PCO2 फॉर द CO2। उसके बाद एक मिनट, बस एक मिनट, बस इतना ही था यहाँ पे। समझ आया आपको कि नहीं आया? पार्शियल प्रेशर क्या होता है इसके बारे में आपको समझ में आया कि नहीं आया? अगर पार्शियल प्रेशर समझ में आ गया है तो ये डायग्राम आपको एकदम समझ में आ जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं है। बताइए, अगर ये वाला क्वेश्चन समझ में आया तभी हम आगे मूव कर सकते हैं। प्लीज एक बार मुझे मैसेज करके इन्फॉर्म कीजिए, पार्शियल प्रेशर सबको समझ में आया कि नहीं आया? अमनजोत, दिव्यम, कोमल, परिणीति, समझ आ रहा है? ओके, तो अब यहाँ पे अगर आप लोगों को यहाँ पे पार्शियल प्रेशर समझ में आ गया है तो अब हमें यहाँ पे बात करनी है कि आपकी एयर कैसे मूव करेगी। अमनजोत, आपको पार्शियल प्रेशर समझ में आ गया है क्या होता है? ओके, अमनजोत, पार्शियल प्रेशर क्लियर है? अब हमने यहाँ पे क्या कहा था कि जब हमारी गैस मूव करती है, गैस का मूवमेंट कहां से कहां की तरफ होता है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यही बात की थी। एटमोस्फेयर से जब लंग्स में आएगी तो यहाँ पे गैस मूव कर रही है, किसके ऊपर डिपेंड करता है? प्रेशर के ऊपर, प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर जो ये एल्वोलाई में जो गैस है इसने पूरी बॉडी में जाना है, ये भी प्रेशर के ऊपर ही डिपेंड करती है। मतलब हाई पार्शियल प्रेशर से, लिख लीजिए यहाँ पे, हाई पार्शियल प्रेशर से आपके लो पार्शियल प्रेशर की तरफ क्या होगा? गैस का मूवमेंट होगा। अब यहाँ पे देखिए, ये हमारी जो एल्वोलाई है, एल्वोलाई के अंदर एयर आ रही है, इंस्पायर्ड एयर। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है? वन एल्वोलाई के अंदर PO2 मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है? 104 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, mmHg। तो यहाँ पे इसकी पार्शियल प्रेशर की यूनिट क्या है? मिलीमीटर ऑफ मर्करी। तो एल्वोलाई के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 104 है, लेकिन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है? 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, 40 mmHg। अब यहाँ पे जो हमारे पास PO2 है वो कितना है? 104 mmHg। अब ध्यान से देखिए, ये जो एल्वोलाई है इसने अपनी ऑक्सीजन इस पल्मोनरी वेन को दे दी। ये देखिए यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज है, ये O2 एरो देखिए यहाँ पे ऐसे जा रहा है। अब ये पल्मोनरी वेन में क्या है? ब्लड है। कैसा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है।
अब वो ब्लड कहाँ पे गया, देखिए ये कौन है हमारे पास, ये वाला, ये हमारे पास लेफ्ट ऑरिकल है, लेफ्ट ऑरिकल के अंदर ब्लड आता है, उसके बाद ये लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जाता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये क्या है, एओर्टा, और एओर्टा क्या करती है इसको, ये देखिए पूरे बॉडी के टिश्यू में ट्रांसफर करती है। लेकिन अब इसी आर्टरी को बोलते हैं हम सिस्टेमिक आर्टरी। और एओर्टा कैसा ब्लड कैरी कर रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है। जब ये इस ब्लड को कैरी कर रही है तो यहाँ पे देखिए इस एओर्टा के अंदर कितना पार्शियल प्रेशर है, 95 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। देखिए जो हमारी ये एओर्टा है, यहाँ पे PO2 95 है, और एल्वोलाई में ऑक्सीजन का 104 है पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। यही रीजन है कि ऑक्सीजन हमेशा लंग से यहाँ के मतलब यहाँ पे आ रही है, यहाँ से वो पीछे की तरफ नहीं जा रही है, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर ज्यादा है और यहाँ पर प्रेशर कम है, तो वो हाई से लो की तरफ मूव करती है। अब देखिए इसके अंदर जो भी ब्लड था, ब्लड के अंदर क्या प्रेजेंट थी, ऑक्सीजन, वो सारी O2 इसने यहाँ पे दे दी बॉडी के जो टिश्यू है, एरो देखिए बॉडी के टिश्यू के अंदर दे दी। जब बॉडी के टिश्यू में यहाँ पे ऑक्सीजन आया, मतलब सेल के अंदर ऑक्सीजन आई, तो यहाँ पर कौन प्रेजेंट था, ग्लूकोज प्रेजेंट था। इस ग्लूकोज ने इस ऑक्सीजन का यूज किया, और यूज करने के बाद हमें क्या दी, एनर्जी दी। आप सबको पता है जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है हमें एनर्जी मिलती है, लेकिन एनर्जी तो दी ही दी, साथ ही साथ में यहाँ पे बहुत सारी CO2 रिलीज हो जाती है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इस सेल के अंदर जब इस ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिलती है ATP की फॉर्म में, तो यहाँ पर CO2 भी रिलीज हो गया है। अब CO2 को हमें अपनी बॉडी से बाहर निकालना है। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा ये CO2 जो है ये आपका वापस चला गया, कहाँ पे, इस वेना केवा के अंदर। अब ध्यान से देखिए, कोशिश कीजिए यहाँ पे देखने की, जो हमारे लंग्स है, लंग्स के अंदर जो एल्वोलाई है, वहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। लेकिन जो हमारे बॉडी के टिश्यू है यहाँ पे देखिए कितना है, यहाँ पे CO2 का पार्शियल प्रेशर देखिए कितना लिखा है, 45 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। और यहाँ पे देखिए जो हमारी सिस्टेमिक आर्टरी थी, सिस्टेमिक आर्टरी में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 95 था, बट CO2 का 40 था। लेकिन देखिए टिश्यू में सबसे ज्यादा रेस्पिरेशन हो रहा है, इसीलिए वहां पे CO2 की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, 45 है। अब यहाँ पर 45, यहाँ पर 40, तो यही रीजन है कि जो CO2 होती है वो हमारे बॉडी के टिश्यू से कहाँ जाती है, लंग्स की तरफ जाती है। लंग से कभी भी CO2 हमारी बॉडी में नहीं आता है। रीजन क्या है, क्योंकि एल्वोलाई में CO2 का पार्शियल प्रेशर तो 40 है, लेकिन बॉडी के टिश्यू में 45 है, तो कम से ज्यादा की तरफ वो कैसे मूव करेगा, वो ज्यादा से कम की तरफ मूव करता है। यही रीजन है कि हमारा लंग्स हमें हमेशा ऑक्सीजन ही भेजता है हमारी बॉडी को, CO2 नहीं भेजता कभी। अगर रूम में कोई आग उगना लग जाए, अगर मान लेते हैं कि एक रूम है पूरा क्लोज है और वहां पे बर्निंग हो गई, धुआं हो गया, उस केस में हम CO2 को इनहेल कर लेते हैं बहुत ज्यादा, और हमारे बॉडी के हर एक सेल में CO2 पहुंच जाता है, इसीलिए सफोकेशन से हमारी डेथ हो जाती है। ये वाला पॉइंट भी आपको बताऊंगी, लेकिन रीजन यही है कि जो हमारे ये देखिए सेल है, बॉडी के टिश्यू है, यहाँ पे CO2 का पार्शियल प्रेशर 45 और यहाँ पे 40 है, तो हाई टू लो की तरफ मूव करता है। अब यहाँ पे इतना ज्यादा हाई क्यों हुआ, जो मैंने आपको बताया कि जैसे ही सेल को ऑक्सीजन मिली तो हमारे सेल के पास ग्लूकोज प्रेजेंट था, उस सारे ग्लूकोज ने उस ऑक्सीजन को ले लिया, और जैसे ही लिया उसने हमें एनर्जी प्रोवाइड की, बट बदले में उसने हमें यहाँ पे CO2 भी दे दिया। तो जैसे ही देखिए हमें यहाँ पे CO2 रिलीज हुआ, अब हमें बॉडी से बाहर निकालना है, तो सारा CO2 यहाँ पे कहाँ चला जाता है, हमारे इधर भी ब्लड कैपिलरीज होती है, तो ब्लड कैपिलरीज वो सारा का सारा CO2 कहाँ भेज देती है, वेन के अंदर, जिसको हम वेना केवा भी कहते हैं। अब आप ध्यान से यहाँ पे देखने की कोशिश कीजिए, जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, यहाँ पे देखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 95,
बट यहाँ पे देखिए वेन के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन घट गया है, 40 पे आ चुका है। अब देखिए यहाँ पे वेना केवा के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 40 है, बट एल्वोलाई में देखिए कितना है, 104। तो क्या ऑक्सीजन अब दोबारा जाएगी लंग्स के पास? लंग्स हमें देगा उल्टा, हम उसको नहीं देंगे ऑक्सीजन। अब देखिए यहाँ पे लो है पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का और यहाँ पर हाई है, लेकिन ऑक्सीजन का यहाँ पे ज्यादा है, सॉरी CO2 का यहाँ पे ज्यादा है और CO2 का यहाँ पर कम है, इसीलिए CO2 जाती है लेकिन ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट नहीं होता यहाँ पे। ये देखिए CO2 ऑक्सीजन यहाँ पे ज्यादा है और यहाँ पे कम है, तो कम से हाई की तरफ तो वो कभी मूव ही नहीं कर सकता है। तो इसलिए यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, हमारे पास ये जो वेन है वो यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती है किसके पास, हार्ट के राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल से वो राइट वेंट्रिकल में आता है और राइट वेंट्रिकल से कहा जाता है, पल्मोनरी वेन के पास। अब पल्मोनरी वेन वो सारी की सारी CO2 किसको दे देती है, यहाँ पे दोबारा देखिए एल्वोलाई के अंदर। तो ये जो सारा एक्सचेंज जो हो रहा है ना गैसेस का, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, सब कुछ डिपेंड करता है इस पार्शियल प्रेशर के ऊपर, मतलब हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर की चीजें मूव करेगी। तो यहाँ पे एक्सचेंज जो हो रहा है गैसेस का, देखिए ऑक्सीजन हमने लंग से ले ली और CO2 हमने दोबारा उस लंग्स को दे दी, या आप उसको बाहर निकाल दो हमारी बॉडी से। अब ये सारा एक्सचेंज वाला पार्ट कर कौन रहा है, कौन कर रहा है, आप खुद ही बताओ। एल्वोलाई कर रही है ना, यहाँ पे एल्वोलाई कर रही है, इसीलिए इस एल्वोलाई को कहते हैं कि दिस इज द प्राइमरी साइट, किसके लिए, फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैस का एक्सचेंज करने के लिए एल्वोलाई क्या है, प्राइमरी साइट है, क्योंकि वही ऑक्सीजन हमें दे रही है और हम अपनी सारी बॉडी से सारी CO2 उस एल्वोलाई के पास फेंक रहे हैं यहाँ पे जाकर। समझ आया कि नहीं आया आपको, कि सारी मूवमेंट किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, पार्शियल प्रेशर के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए कंटेंट भी यही लिखा गया है कि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कहाँ कहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है, दो जगह एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का, एक तो इस एल्वोलाई के पास हो रहा है और सेकंड यहाँ पे इस बॉडी के टिश्यू के पास हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जब लंग्स के पास यहाँ पे एक्सचेंज होता है ना गैसेस का, इसको हम बोलते हैं आपका पल्मोनरी एक्सचेंज। पल्मोनरी एक्सचेंज क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे लंग्स की वजह से एक्सचेंज हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये जो बॉडी के टिश्यू में एक्सचेंज होता ना, और हमारे पास एओर्टा और वेना केवा, इसको बोलते हैं सिस्टेमिक एक्सचेंज। तो यहाँ पे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन किसका, एक्सचेंज ऑफ गैसेस का एट द एल्वोलाई, और दूसरा हो रहा है बॉडी के टिश्यू में, किसके साथ, विद द ब्लड एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड द CO2। समझ आया आप लोगों को कि नहीं आया, एक बार प्लीज मुझे बता दीजिए, कुछ पता चला, अमनजोत, दिव्यम, कोमल, परिणीति, कुछ आइडिया हुआ क्या कर रहे हैं? कंफ्यूजिंग तो नहीं लगा आपको ये क्या? अब यहाँ पे देखिए, आप ये वाला डायग्राम भी देखिए, ये भी वही वाला डायग्राम है। ये देखिए हमारे पास ये दिखाया गया है एल्वोलाई, जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लंग्स में प्रेजेंट है। अब देखिए एटमोस्फेयर से देखिए O2 आ रही है, कहाँ पे गई, देखिए हमारे लंग्स के एल्वोलाई में गई। एल्वोलाई ने देखिए वो उस ऑक्सीजन को यहाँ पे, ये देखिए इस ब्लड कैपिलरीज के अंदर, ये जाला से देखो यहाँ पे इसको रिलीज कर दिया। अब यहाँ से देखिए पल्मोनरी आर्टरी में कैसा ब्लड आ रहा था, यहाँ पे ब्लड आ रहा था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसने सारा ब्लड, सारा CO2 इसको देखिए यहाँ पे किसको दे दिया, एल्वोलाई को वापस। बदले में उसने क्या रिसीव कर लिया, उसने यहाँ पे ऑक्सीजन को ले लिया। जैसे ही उसने ऑक्सीजन को लिया, ये ब्लड क्या बन गया, ऑक्सीजनेटेड। अब ये ब्लड कहाँ पे गया, इस पल्मोनरी वेन में। पल्मोनरी वेन देखिए यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट से लेफ्ट वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से एओर्टा में, जिसको सिस्टमिक आर्टरी भी बोलते हैं,
और बाद में कहां पे चला गया, हमारे पूरी की पूरी यहाँ पे बॉडी के टिश्यू में। ये देखिए, जब बॉडी के टिश्यू में यहाँ पे गया, उसके बाद यहाँ पे देखिए जब ऑक्सीजन ली हमारे सेल ने, तो यहाँ पे ग्लूकोज प्रेजेंट था। इस ग्लूकोज ने इस ऑक्सीजन को कंज्यूम किया, बदले में CO2 रिलीज किया। CO2 दोबारा वापस, और करते करते देखिए दोबारा वो कहाँ पहुंच गया आपका, वापस इधर वेना केवा, वेना केवा से पल्मोनरी आर्टरी, और इस तरीके से ये प्रोसेस आपका चलता रहेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं इसके यहाँ पे थ्योरी के कंटेंट की, जो जो अभी मैंने आपको चीजें बताई। अब यहाँ पर एक टेबल भी दिया गया है, इस टेबल को भी आप प्लीज अच्छे तरीके से समझ लीजिए। यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ओनली दो गैसेस का दिया गया है, CO2 का और आपका ऑक्सीजन का। तो पार्शियल प्रेशर है टू गैसेस का एटमॉस्फेरिक एयर में, मतलब एयर में कितना है, और साथ में यहाँ पे जहां पे दो जगह डिफ्यूजन हो रहा है, एक जगह एल्वोलाई पे हो रहा है और एक जगह बॉडी पे हो रहा है डिफ्यूजन, तो वहां पर कितना कितना इसका पार्शियल प्रेशर है। जैसे यहाँ पे देखिए रेस्पिरेटरी गैस दिखाया गया कि कौन कौन सी गैस यहाँ पे इन्वॉल्व हो रही है रेस्पिरेशन में। O2 जिसको इनहेल करते हैं, CO2 जिसको हम एक्सहेल करते हैं। अब देखिए यहाँ पे एटमॉस्फेरिक एयर, मतलब एटमॉस्फेयर में कितना प्रेशर है ऑक्सीजन का, 159 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। एल्वोलाई में कितना है, 104। तो ऑब्वियस सी बात है, लंग्स के अंदर कम है, बाहर ज्यादा है, तो इसलिए यहां से इधर की तरफ मूव करेगी। अब ये एल्वोलाई से हमारे पास कहां जाती है, ये ब्लड कहां जा रहा है, इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। अब जो हमारा डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वहां पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ओनली 40 है, बट ऑक्सीजनेटेड ब्लड में है 95 और टिश्यू में है 40। CO2 का एटमॉस्फेयर में ओनली 0.3 ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, लेकिन देखिए एल्वोलाई में ज्यादा है, 40 है। तो एल्वोलाई में ज्यादा है और बाहर कम है, इसीलिए CO2 को हम एल्वोलाई से बाहर रिलीज करते हैं, बाहर से कभी वो अंदर नहीं आ पाती है ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस। उसके बाद देखिए 40 से गई डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड में गई 45, ऑक्सीजनेटेड में 40 है और टिश्यू में है 45, तो टिश्यू से ही एल्वोलाई में आती है। समझ पा रहे हो इस चार्ट को कि नहीं समझ पा रहे हो? ये आपको थोड़ा सा हो सकता है कंफ्यूजिंग लगे, लेकिन ये नहीं लगेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब कुछ लिखा गया है, जो यहाँ पे लिखा है वही चीज वहां पे बताई गई है कि जो ये पार्शियल प्रेशर जो है हमारे पास ऑक्सीजन का, ये एल्वोलाई में 104 है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95 है, बॉडी के टिश्यू में 40 है। यही तो चार चीजें बताई गई है, 104, उसके बाद यहाँ पे 95 और यहाँ पे 40। कहां पे है ये सारी चीजें, 104 है एल्वोलाई में, क्या चीज, PO2। 95 कहां पे है, यहाँ पे सिस्टमिक आर्टरी में, और 40 कहां पे है, सिस्टमिक वेन में, मतलब बॉडी के टिश्यू में भी। और यहाँ पे आप CO2 का भी देख लो, सारी बातें वही लिखी गई है। अब एक बार इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट ही हमें क्या बता रहा है, एल्वोलाई क्या है, प्राइमरी साइट है एक्सचेंज ऑफ गैसेस का। सबसे पहला एक्सचेंज कहां होता है, बिटवीन द एल्वोलाई एंड पल्मोनरी कैपिलरी, उसको कहते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ये वाला, ये देखिए जो लंग्स के साथ कैपिलरी एसोसिएट होती है ना, ये वाली, ये वाली, इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी कैपिलरी। तो इसी को बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और जो हमारी ये सिस्टमिक आर्टरी है ना, जो बॉडी को O2 और CO2 देती है, इसको बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। So exchange of gases between the alveoli and pulmonary capillary, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एल्वोलाई, पल्मोनरी कैपिलरी, क्या बोलते हैं इसको, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द टिश्यू, टिश्यू के अंदर भी ब्लड कैपिलरी है, एंड टिश्यू की जो सेल है
उसको बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन, जो बॉडी के अंदर होता है। अब एक्सचेंज जो हो रहा है गैसेस का, किस किस के बीच में हो रहा है? ब्लड के बीच में और टिश्यू के बीच में हो रहा है। O2 एंड CO2 आर एक्सचेंज इन दिस साइड। अब O2 और CO2 एक्सचेंज तो हो रहे हैं, बट किस प्रोसेस के थ्रू हो रहे हैं? सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू हो रहा है। और डिफ्यूजन किसके ऊपर डिपेंड करता है? प्रेशर ग्रेडियंट और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही तो मेरे से बात कर रहे हैं। प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब है प्रेशर डिफरेंस के ऊपर, हाई टू लो। अब ये कहता है कि जो सॉल्युबिलिटी जो है गैस की एज वेल एज थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन इन्वॉल्व होती है डिफ्यूजन में, जो क्या करती है, हमारा जो डिफ्यूजन है उसके रेट को अफेक्ट करने का काम करती है। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है, जो अभी मैंने आपको डायग्राम करवाया नहीं है, बट यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास यहाँ पे एल्वोलाई का डायग्राम दिखाया गया है। ये देखिए हमारे पास ये एल्वोलाई है, और ये जो आप ये बाहर वाला देख पा रहे हो ना, ये वाला पोर्शन, ये हमारे पास ब्लड कैपिलरीज है, ये ब्लड कैपिलरीज है, और ये हमारे पास एल्वोलाई है। अब आप खुद ही सोचो, अगर हम इस एल्वोलाई से ऑक्सीजन यहाँ पे भेजना चाहते हैं, O2 भेजना चाहते हैं, और यहाँ से CO2 वापस करना चाहते हैं, तो मेम्ब्रेन काफी पतली होनी चाहिए ना। अगर काफी मोटी लेयर होगी तो कैसे यहाँ पे डिफ्यूजन होगा? अब यहाँ पे जो हमारी एल्वोलाई, देखिए यहाँ पे एक बहुत पतली सी लेयर होती है, अगर आप ध्यान से देखो, बहुत पतली सी सेल है। एल्वोलाई की वॉल क्या है? 1 सेल थिक, बहुत ही पतले पतले से सेल है यहाँ पे। इन सेल को हम कहते हैं स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल बोलो या एपिथेलियम बोलो, जो यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं? यहाँ पर ये डिफ्यूजन बाउंड्रीज बनाते हैं, डिफ्यूजन में हेल्प करते हैं, मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प कर रहे हैं। अब ये देखिए हमारे पास, ये देखिए ये हमारे पास ब्लड कैपिलरीज है, यहाँ पर भी देखिए कुछ सेल है, ये भी स्क्वेमस एपिथेलियम ही होते हैं, बट इनको हम बोलते हैं एंडोथेलियम सेल या एंडोथेलियल। और बीच में यहाँ पे कुछ फ्लूइड होता है, इस फ्लूइड को बोलते हैं बेसमेंट सब्सटेंसेस। तो देखने में आपको लग रहा होगा नहीं नहीं ये तो काफी ज्यादा मोटी है, यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे एक लेयर यहाँ पे आ गई, बीच में स्पेस भी आ गया, यहाँ पे दोबारा लेयर आ गई। लेकिन अगर आप इसकी थिकनेस चेक करोगे ना, तो ये आपकी 1 मिलीमीटर से भी बहुत ही कम होती है। 1 मिलीमीटर तो कितना छोटा होता है। तो ये कह रहा है कि जो डिफ्यूजन का जो रेट होता है ना, उसकी मेम्ब्रेन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि मेम्ब्रेन आपकी थिक है या फिर आपकी थिन है। तो यहाँ पे एक बार दोबारा उस लाइन को पढ़िए कि हमारे पास पहली बात तो गैस कितनी ज्यादा सॉल्युबल है उस फ्लूइड के अंदर, सो सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस एज वेल एज थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन किसमें इन्वॉल्व होती है? डिफ्यूजन में। और ऑल्सो सम इंपॉर्टेंट फैक्टर जो किसको अफेक्ट करते हैं? रेट ऑफ डिफ्यूजन को। व्हाट इज रेट? किस स्पीड से वो काम कर रहा है। द प्रेशर कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, उसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। और ऑक्सीजन के लिए PO2 होता है, CO2 के लिए PCO2 होता है। ये अभी हमने यहाँ पे कर लिया था, एक चार्ट दिया, इसको भी प्लीज अच्छे तरीके से देख लेना। अब आगे क्या बोलता है, कैसे डिफ्यूजन होता है? ऑब्वियसली बात है, क्या चीज क्या वेरी करता है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब डिफरेंस होना चाहिए कंसंट्रेशन में। तो यहाँ पे क्या होता है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है फॉर ऑक्सीजन, और कहां से कहां की तरफ? फ्रॉम एल्वोलाई टू ब्लड। एल्वोलाई से ब्लड में जाती है, और सबको पता है बाद में ब्लड टू एल्वोलाई टू ब्लड, और ब्लड से कहां पे जा रही है? टिश्यू में जा रही है। तो क्यों, कैसे मूव कर पा रही? क्योंकि यहाँ पर क्या है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। सो देयर इज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फॉर ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वोलाई टू ब्लड एंड ब्लड टू टिश्यू। अब सिमिलर ग्रेडियंट भी होगा, अगर हमारे पास यहाँ पे हाई है, फिर यहाँ पे थोड़ा लो है, और यहाँ पे वेरी लो है, किसके लिए? फॉर द ऑक्सीजन। अब CO2 को हमें इस टिश्यू से यहाँ पे इस एल्वोलाई के पास भेजना है, तो इसके लिए भी तो ग्रेडियंट होना चाहिए ना। तो टिश्यू में सबसे ज्यादा होना चाहिए CO2 की कंसंट्रेशन, फिर यहाँ पे थोड़ी कम होनी चाहिए, और यहाँ पे बिल्कुल ही कम होना चाहिए। तो यहाँ पे वही लिखा कि सिमिलर अ ग्रेडियंट इज प्रेजेंट फॉर CO2। कौन से डायरेक्शन में होगा? वो होगा अपोजिट डायरेक्शन में, फ्रॉम टिश्यू टू ब्लड, टिश्यू से ब्लड में गया और ब्लड टू एल्वोलाई गया। अब अगर हम बात करते हैं कि सॉल्युबिलिटी कैसी है CO2,
तो हमने ये देखा है कि CO2 की जो सॉल्युबिलिटी है वो बहुत ही ज्यादा, कम से कम आपकी 20 से 25 टाइम्स हायर है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। लेकिन अमाउंट जो होता है CO2 का, उसका वो काफी कम होता है हमारी बॉडी में ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, ध्यान रखना इसके बारे में। बट सॉल्युबल कौन से ज्यादा है? CO2 है। तो सॉल्युबिलिटी जो है CO2 की वो क्या है? 20 से 25 टाइम्स हायर है देन दैट ऑफ द ऑक्सीजन। द अमाउंट ऑफ CO2 that can diffuse through the diffusion membrane per unit difference in partial pressure is much higher than that of the O2। ये सिंपल सी बात ये कह रहा है कि CO2 की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, लेकिन हमारे पास जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो काफी ज्यादा होता है CO2 के कंपैरिजन में। तो ये सारी चीजें क्या करती है? वेरी करती है, डिपेंड करती है यहाँ पे। तो ये वाला डायग्राम भी हमने आपका कर लिया था। अब डिफ्यूजन मेम्ब्रेन कैसे इफेक्ट करती है, किस किस की बनी होती है? अभी जो मैंने बताया यहाँ पे सारी बातें वही है हमारे पास। एल्वोलाई के पास ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे बनाऊं, ये एल्वोलाई था और ये हमारे पास थी यहाँ पे ब्लड कैपिलरी, बीच में यहाँ पे स्पेस भी था। अब ये जो मेरे पास ये है एल्वोलाई है, यहाँ पे कुछ पतले पतले से सेल है जो डिफ्यूजन बाउंड्रीज बना रहे हैं। क्या नाम है इन सेल का? इनका नाम है स्क्वेमस एपिथेलियम। ओके अमनजोत, एक्चुअली बस मैं इसको खत्म ही करने वाली हूँ, बस ये खत्म होने वाला है, ये बस मैं लास्ट स्लाइड करवा रही हूँ, इसके बाद मैं आपको कल ही करवाऊंगी। हो सके तो प्लीज आप इसको देख लो, ये बस लास्ट स्लाइड है, आज इतना ही मुझे करवाना है। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको भी क्या बता रही हूँ कि हमारे पास ये एल्वोलाई है, यहाँ पे क्या है? स्क्वेमस एपिथेलियम की लेयर है, ये लिखा है द थिन स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ द एल्वोलाई। उसके बाद देखिए, अभी इस एल्वोलाई के साथ देखिए ये कुछ कैपिलरीज एसोसिएटेड है, ये देखिए एल्वोलाई के साथ क्या है? कुछ यहाँ पे कैपिलरीज एसोसिएटेड है, यहाँ पर भी कुछ सेल है, इन सेल को बोलते हैं एंडोथेलियम ऑफ द एल्वोलर कैपिलरी। तो ये भी हमारे पास स्क्वेमस ही है, लेकिन ये कैसी, इसलिए बोलते हैं एंडोथेलियम। और बीच में हमारे पास यहाँ पे कुछ सब्सटेंसेस भी हैं, इन सब्सटेंसेस को बोलते हैं बेसमेंट सब्सटेंसेस इन बिटवीन देम। ये स्क्वेमस एपिथेलियम है और ये वाली है एंडोथेलियम लेयर ऑफ द ब्लड कैपिलरी या एल्वोलर कैपिलरी, और बीच में कुछ सब्सटेंसेस को बोलते हैं बेसमेंट सब्सटेंसेस। लेकिन अगर हम इस पूरे की थिकनेस की बात करें ना, तो यहाँ पे थिकनेस देखिए लेस देन अ मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर से भी कम का है, और सोचो 1 मिलीमीटर कितना छोटा होता है। So therefore, all the factor in our body are favorable for diffusion of O2 from alveoli to tissue. Alveoli से टिश्यू में भेजना है एंड CO2 को टिश्यू टू alveoli भेजना है। तो ये सारे के सारे फैक्टर क्या करते हैं? उसको अफेक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, आप एक बार दोबारा बस ये डायग्राम दिखा देती हूँ, ये एनसीईआरटी का डायग्राम, इसको ध्यान से देखिए। ये देखिए हमारे पास एपिथेलियल लेयर है पतली सी, और ये देखिए हमारे पास ये ब्लड कैपिलरीज की लेयर है, इसको बोलते हैं एंडोथेलियम, और बीच में सब्सटेंसेस, इसको बोलते हैं बेसमेंट सब्सटेंसेस। अभी कह रहे हैं कि सारे के सारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं डिफ्यूजन को। आपको चाहे O2 को बाहर निकालना हो, मतलब टिश्यू को भेजना हो, या टिश्यू से आपको CO2 को अंदर करना हो, सिंपल सी बातें हैं। समझ आया कि नहीं आया? आज इतना ही पोर्शन करना था। लास्ट टाइम वही है, ऑल द फैक्टर इन आवर बॉडी आर फेवरेबल फॉर द डिफ्यूजन ऑफ O2 from alveoli to tissue and CO2 from tissue to alveoli। तो सिंपल सा मतलब ये है कि एल्वोलाई से हम टिश्यू को क्या भेजते हैं? हम O2 भेजते हैं, और टिश्यू से एल्वोलाई को हम क्या भेजते हैं? CO2 भेजते हैं। सिंपल सी मतलब ये है। और ये सब कुछ किस वजह से मूव हो पाता है? ड्यू टू द प्रेशर ग्रेडियंट। यहाँ पे हाई टू लो ऑक्सीजन का, और CO2 का यहाँ पे है हाई टू लो। सिंपल सी बात है। समझ आया कि नहीं आया? ऊपर से तो नहीं निकल गया आज का लेक्चर आपका, बस इतना ही करवाना था।
तो आज हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो गया है। बताइए सबको समझ में आ गया? जितना ही क्वेश्चन करना है। और प्लीज इसको भी समझना कि हमारे बॉडी की हर एक पार्ट में कैपिलरीज होती है। ये देखिए नीचे वाले बॉडी पार्ट में भी कैपिलरी है, लंग्स में भी है, ऊपर भी है, हर जगह कैपिलरीज है। तो हर जगह डिफ्यूजन कैपिलरीज के थ्रू ही होता है। बताइए सबको क्लियर हो गया है? जिसको लीव करना है वो लीव कर सकता है, क्योंकि आज इतना ही करना था। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, इसको प्लीज आज जरूर पढ़ना, अच्छी तरीके से इसको पढ़कर आना, क्योंकि आप लोगों के लिए थोड़ी नई चीजें हैं, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको उसको समझने में। और अब आपकी क्लास मंडे को होगी। और जो क्वेश्चन मैंने आपको ग्रुप में दिए थे, असाइनमेंट दी थी, प्लीज उसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, चलो ठीक है, फिर आपको क्लियर हो गया है तो फिर मैं सेशन एंड कर रही हूँ। नहीं समझ में आएगा तो कल परसों दोबारा पूछ लेना, लेकिन प्लीज एक बार इसको रीड जरूर कर लेना।